नमस्कार बच्चों। स्वागत आज की क्लास में। कल बात कर रहे थे हम उदासीनता वक्र की, है ना। उदासीनता वक्र दूसरा नाम तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व, या एक नाम और आता है आपकी किताब में जो है अनादिमान वक्र। सीयूईटी के लिए सेंट्रल लेवल पे पेपर तैयार होगा, तो कौन पेपर सेटर किस बुक का यूज़ करता है, किस तरीके का यूज़ करता है, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है, इसलिए सभी शब्दों का पता होना जरूरी है। हालांकि आपके साथ इंग्लिश मीडियम का पेपर भी आएगा तो वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में बिल्कुल एग्जैक्ट यही शब्द मिलेगा। उदासीनता वक्र के बाद आज हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन। कल एक चीज पढ़ी थी हमने, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता था कि आपकी किसी भी वस्तु का उपभोग अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो प्रत्येक इकाई के बाद में गिरती जाएगी। उपभोक्ता का संतुलन या इस उपभोक्ता के संतुलन को कहते हैं हम समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम। क्लियर है ना। समसीमांत उपयोगिता नियम कहने का मतलब एक ही बात है कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पे होगा। अब उपभोक्ता के संतुलन का मतलब ये है कि जहां पे उसकी संतुष्टि अधिकतम होगी वहां पे संतुलन होगा। संतुष्टि अधिकतम करना चाहेगा। और इस नियम को जब पढ़ेंगे तो इस नियम के कुछ मान्यताएं हैं। सबसे पहले उन मान्यताओं को देख लेंगे। सबसे पहले उन मान्यताओं को देखेंगे कि नियमों को पढ़ने से पहले कौन कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं जिनको लेके चलना है, जिनको पहले से मान लिया जाता है कि ये मान्यताएं लागू होंगी। और सबसे पहली मान्यता होती है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। उपभोक्ता विवेकशील होता है कहने का मतलब उपभोक्ता को सारी जानकारी है और उसे पता होता है कि मुझे असंतुष्टि जो है वो अधिकतम प्राप्त करनी है। विवेकशील का मतलब सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति वो है। दूसरी इसमें माना जाता है कि आपकी जो उपयोगिता होगी वस्तुओं या सेवाओं से प्राप्त, उसको मापा जा सकता है। उसको मापा जा सकता है। ये बात इसकी दूसरी मान्यता है। तीसरी मान्यता की बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें काम आएगी। इससे ये दोनों चीजें तो आप कई बार पढ़ चुके हैं कि धन की जो सीमांत उपयोगिता है, धन की सीमांत उपयोगिता या मुद्रा, धन की जगह मुद्रा शब्द भी काम में लिया जाता है कई बार। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। इस चीज को दिमाग में रखना। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। कैसे? जैसे रसगुल्ले की बात कर रहे थे या मिठाई की बात कर रहे थे, किसी और चीज की बात कर रहे थे, उसको एक उपभोग किया तो आने वाली चीज की सीमांत उपयोगिता जो वो गिर जाएगी। लेकिन आपके पास 5 रुपए हैं, आपके पास एक और दे दिया 6 रुपए हो गए तो क्या सीमांत उपयोगिता गिर जाएगी? 7 हो गए तो गिर जाएगी? नहीं। ये माना जाता है कि जो आपकी मुद्रा है उसकी सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है। चौथी बात है कि ये भी मान लिया जाता है कि इसमें उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की आय है, वो भी इस दौर में बदलेगी नहीं। बदलेगी नहीं तो क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। ये चीज मान के चलते हैं। पांचवी जो है वो वस्तु की कीमतें जो हैं वो भी नहीं बदलेंगी। कीमतें भी स्थिर हैं, ये भी मान के। और ये नियम समसीमांत उपयोगिता नियम आपकी
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर आधारित है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। ये 5 या 6 जो है, इनमें से एक दो भी आप दिमाग में रख लेंगे तो, हालांकि बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सामान्य बातें हैं, बहुत जगह काम आती हैं। तो ये आपकी समसीमांत उपयोगिता नियम को समझाने से पहले उसकी कुछ मान्यताएं हैं। अब बात करते हैं हम समसीमांत उपयोगिता नियम की। समसीमांत उपयोगिता नियम या उपभोक्ता का संतुलन। जैसा मैंने बताया कि उपभोक्ता संतुलन वहां होता है जहां पे संतुष्टि अधिकतम होती है, और कोई भी एक विवेकशील उपभोक्ता जो होता है वो अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है, अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि उस वस्तु की जो अ, अंतिम इकाई है, प्रत्येक आने वाली इकाई है, उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो, हर वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर हो, ऐसा जो है विवेकशील उपभोक्ता चाहेगा, और वो ही जो है उसका उपभोक्ता का संतुलन होगा। अब एक मुद्रा की सीमांत माप की बात कर लें हम। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या हो सकती है? मुद्रा के रूप में किसी भी वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है ना, उसको मुद्रा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? मुद्रा के रूप में MU, किसी भी वस्तु, मान लीजिए एक्स वस्तु है, इसकी सीमांत उपयोगिता ऐसे लिख सकते हैं कि एक तो MUX, ये किस में मान लिया, क्योंकि एक हमने कहा था ना इसकी मान्यताओं में कि यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि उपयोगिता मापी जा सकती है, उपयोगिता मापी जा सकती है। तो मान लीजिए मुद्रा के रूप में किसी वस्तु की अगर सीमांत उपयोगिता की बात करें तो MUX किस में? यूटिल्स में, और इसमें भाग दे देंगे रुपये की MU या मुद्रा की MU, रुपये की MU। ये है वस्तु की सीमांत उपयोगिता, और ये है उस रुपए की। तो मुद्रा के रूप में अगर किसी भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज्ञात करेंगे तो इस फॉर्मेट में ज्ञात की जा सकती है। अब रुपए की सीमांत उपयोगिता की बात करें तो वैसे तो हमने कहा धन की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। 1 रुपए की सीमांत उपयोगिता की बात करें हम, 1 रुपए की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? परिभाषा पूछ ली जाए कि 1 रुपए की सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, तो 1 रुपए की सीमांत उपयोगिता का मतलब ये होता है किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर जो आप 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, एक अतिरिक्त रुपया आपने खर्च किया, तो उससे आपकी संतुष्टि या उससे आपकी उपयोगिता में कितनी वृद्धि हो जाती है, वो 1 रुपए की सीमांत उपयोगिता है। अब सीमांत उपयोगिता का निर्धारण करेंगे हम। कि सीमांत उपयोगिता का निर्धारण, इसमें जो है आपका संतुलन कहाँ पे होगा उसको देखते हैं। 2 कंडीशन हो सकती हैं आपकी उपभोक्ता संतुलन के निर्धारण की, 2 परिस्थितियां। उपभोक्ता संतुलन निर्धारण कैसे निर्धारण करेंगे? 2 कंडीशन हो सकती हैं। या तो पहली बात, कोई भी उपभोक्ता अपनी आय जितनी भी है वो एक ही वस्तु पर खर्च करता है, एक ही वस्तु पर खर्च करता है, पहली शर्त, पहली कंडीशन ये है, इसमें देखेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि वो एक से ज्यादा वस्तु पर खर्च करे, एक से ज्यादा वस्तु पर खर्च करे। तो ये 2 कंडीशंस होंगी। इन 2 कंडीशन में उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से होगा? यानी अगर वो वस्तु एक ही वस्तु के ऊपर खर्च कर रहा है तो वो ये सोचेगा कि उसकी जितनी भी आय है, उसकी जितनी भी आय है वो आय को किस प्रकार से खर्च करे, या उस वस्तु कितनी खरीदे कि उसकी संतुष्टि अधिकतम प्राप्त हो, उसकी संतुष्टि अधिकतम प्राप्त हो। और ज्यादा डिटेल्स नहीं बात करेंगे इसमें, सीधी सीधी बात करें कि इसकी सीमांत उपयोगिता, इसका जो नियम कहता है कि एक ही वस्तु में संतुलन कहाँ पे प्राप्त होगा, आप इतना मान लीजिए कि उस वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो उस वस्तु की कीमत के बराबर होनी चाहिए। जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता, जब वस्तु की कीमत के बराबर होगी, वहां पर उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण होगा।
उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण होगा। यानी यदि MUX ग्रेटर देन P होगा तो भी संतुलन नहीं होगा। वापस संतुलन की स्थिति तभी आएगी जब ये MU P के बराबर हो जाएगी, और अगर MUX इज लेस देन P है तो भी संतुलन नहीं बनेगा। और वो कहाँ पे संतुलन बनेगा? जब वापस ये स्थिति आ जाएगी तो संतुलन बनेगा। ठीक है, एक आध उदाहरण से जो है इस एक वस्तु की बात हम कर लें। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण कैसे होगा, एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। मान लीजिए एक सारणी बनाए हम, और इस सारणी में एक ही वस्तु है। मान लीजिए ये आपकी एक्स वस्तु है, और एक्स वस्तु से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है MUX, वो यहां पे लिखेंगे। और कीमत के रूप में, या मान लीजिए उसकी कीमत जो है वो ये है EX, वो कितनी होगी। और यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस देखें तो देख लेंगे, नहीं देखेंगे तो भी खास बात नहीं। एक्स का मतलब वस्तुओं की संख्या, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने देख लिया। 6 तक कर लेंगे तो भी सफिशियंट है, बहुत ज्यादा नहीं करें। अब हमने ये देखा था कि वस्तु की लगातार उसका उपभोग बढ़ाएंगे तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। मान लीजिए इसकी 40 है, इसकी 35 है, 30 है, 25 है, 20 है, 15 है, इस प्रकार से। और कीमत के रूप में मान लीजिए हमने कहा एक ही वस्तु है तो उसकी कीमत निश्चित होगी, कीमत स्थिर होगी, कीमत बदलेगी नहीं। तो मान लीजिए इस वस्तु की कीमत 20 रुपए। इस उदाहरण से अगर हम समझें, ये डिफरेंस निकालना चाहें तो यहाँ पे कितना है सीमांत उपयोगिता, और इसमें डिफरेंस 20 का है, इसमें 15 का है, इसमें 10 का है, इसमें 5 का है, इसमें 0 का है, और इसमें डिफरेंस 5 का है। -5 के रूप में लिखना चाहें तो ठीक है, निरपेक्ष मान लिखेंगे तो 5। यहाँ पे संतुलन का निर्धारण कहाँ होगा? यहाँ पे संतुलन का निर्धारण वहां होगा जहां पे आपकी सीमांत उपयोगिता जो है वो कीमत के बराबर होगी। सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होगी, यानी यहाँ पे कहने का मतलब अगर ये ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं तो वो व्यक्ति किसी भी वस्तु X की जो है, किसी भी वस्तु X की कितनी मात्रा खरीदेगा? 5 मात्रा खरीदेगा। किस रेट में, किस कीमत पे खरीदेगा? 20 रुपए के हिसाब से खरीदेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल कितने रुपए खर्च करेगा, तो 20 गुणा 5 यानी वो 100 रुपए खर्च करेगा। ये उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण हो गया। किस कंडीशन में? जब कोई भी उपभोक्ता अपनी आय जो है वो सारी की सारी एक वस्तु पर खर्च करता है। लेकिन दूसरी शर्त ये भी तो हो सकती है कि वो अपनी सारी आय एक वस्तु पे खर्च ना करे, 2 वस्तुओं पे खर्च करे, 3 वस्तुओं पे खर्च करे। देखिए, एक से जब संतुष्टि नहीं होती है तो एक से ज्यादा खरीदेगा, है ना। अब मान लीजिए 2 या 2 से अधिक वस्तुएं वो खरीदता है, 2 या 2 से अधिक वस्तुएं वो खरीदता है। तो एक वस्तु के बारे में तो हमने कह दिया था कि उस वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है ना वो कीमत के बराबर होनी चाहिए थी। लेकिन 2 वस्तु खरीदेंगे तब क्या करें? तो सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर कैसे हो सकती है? क्योंकि कीमत तो एक वस्तु की तो PX है, दूसरी वस्तु PY होगी, तो तीसरी वस्तु जो है Z होगी तो उसकी कीमत ये हो सकती है, एक वस्तु PA हो सकती है, इसकी कीमत कौन सी कीमत किसके बराबर, सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है वो ये बताया गया कि ऐसी कंडीशन में
जब एक से ज्यादा वस्तुएं हों, जब एक से ज्यादा वस्तुएं हैं तो उस कंडीशन में सीमांत उपयोगिता, प्रत्येक वस्तु से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है वो और उसकी जो कीमत है उन दोनों का अनुपात। कहने का मतलब, मान लीजिए पहली वस्तु है आपकी x, तो उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी, mu(x) और इसकी कीमत क्या, px। इन दोनों का रेशियो जो है वो दूसरी वस्तु, मान लीजिए mu(y) बटा इसकी कीमत कितनी, py। मान लीजिए तीसरी कोई और है, mu(z) बराबर, सॉरी, बटा pz। और भी अगर कोई वस्तु है तो ये हो सकती है mun बटा pn। यानी ये शर्त है, इस शर्त में जो है वो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा, प्रत्येक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर हो, तब जो है वो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। एक एग्जाम्पल से इसको भी हम समझेंगे। मान लीजिए दो वस्तुएं, उदाहरण में हम केवल दो ही ले रहे हैं, दो से ज्यादा नहीं। और उपभोग की इकाई, उपभोग की इकाई, ये वस्तु आपकी जो है पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता और दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता। और एक चीज मान लीजिए, कीमत जो है, यहां पे लिख दूं, कीमत दोनों वस्तुओं की अलग है। px की कीमत मान लीजिए 2 रुपए है और py की कीमत, y वस्तु की जो कीमत है वो 2 से ज्यादा है, कुछ 3 रुपए। ये कीमतें अलग से लिखती हैं। मान लीजिए वो एक वस्तु का उपभोग करता है, दो का करता है, तीन का करता है, चार का करता है, पाँच, छः और सात का करता है। सीमांत उपयोगिताएं आपकी लगातार घटेंगी। मान लीजिए इसका उदाहरण हम पहले वाला ले लेते हैं, 40 हो गया, 35 हो गया, 30 हो गया, 25 हो गया, 20, 15, या थोड़ा चेंज करके देख लें इसको, है ना, नीचे, बहुत नीचे चला जाता है। कम डिफरेंस कर लेते हैं, 32, 28, 24, 20, 16। क्योंकि हम इस एग्जाम्पल में ये देखेंगे कि उनकी जो सीमांत उपयोगिताएं हैं वो और कीमतों का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। और ये, इसकी सीमांत उपयोगिता मान लीजिए 48 से स्टार्ट होती है और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो इतना आ रहा है। ठीक है, ये उदाहरण हमने देखा और इसके द्वारा अब जो है, जैसे हमने नियम की बात की थी, ये तो याद रह जाएगा ना, px 2 था और py 3 रुपए था। इसमें दो लाइनें और बना लेते हैं हम। हमने कहा सीमांत उपयोगिता और कीमतों का जो है वो अनुपात, यानी यहां पे लिख लें हम mu(x) बटा px और mu(y) बटा py। mu(x) ये पहली वस्तु जो थी उसकी कीमत कितनी थी, 2 रुपए। तो इसमें दो का भाग दिया, 40/2 कितना आया बेटा, 20। इसमें भाग दिया 36 में, दो का भाग दिया, कितना आया, 18। 32 में दो का भाग दिया, 16। 28 में दो का भाग दिया, 14। 24 में दो का भाग दिया, 12। 20 में दो का भाग दिया, 10। और 16 में दो का भाग दिया, 8। ये इनका अनुपात आ गया। इसी प्रकार इसका अनुपात निकालेंगे, 48 में दूसरी वस्तु की कीमत कितनी थी, 3 रुपए थी।
48 में 3 का भाग दिया 16, 42 में 3 का भाग दिया 14, 36 में 3 का भाग दिया 12, 30 में 3 का भाग दिया 10, और यहाँ पे आ गया 8, और ये आ गया कितना 6, और ये आ गया 4। इस कॉन्सेप्ट को जब हमने समझा था तब हमने क्या कहा था कि संतुलन वहां पे होगा, संतुलन वहां पे होगा जहां पे एम यू एक्स बटा पी एक्स बराबर होगा एम यू वाई बटा पी वाई के। अब देखिए, ये एम यू एक्स बटा पी एक्स और ये एम यू वाई बटा पी वाई कौन से बराबर हैं? ये देखिए, इस 20 के बराबर कोई नहीं, 18 के बराबर कोई नहीं। एक तो ये कंडीशन आ सकती है 16 16 वाली, और दूसरी कंडीशन आ सकती है 14 14 वाली, ये वाली। दोनों जगह संतुलन है, दोनों जगह संतुलन है, और उन दोनों जगह में संतुष्टि की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा उपभोग कर रहा है वो, तो ये संतुष्टि का स्तर जो है पहले वाले से ठीक है। कहने का मतलब ये वाला जो है 14 वाला जो है वो बेटर है। वैसे तो 12 12 वाला भी हो सकता है, 10 10 वाला भी हो सकता है, लेकिन ये सेंटर में हमने मान लिया कि ये जो है आपका यहाँ पे संतुलन का बिंदु प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 18 वाला तो नहीं हुआ, चलो ये भी हो सकता है, लेकिन सेंटर का हमने मान लीजिए कि ये संतुलन बिंदु हमको प्राप्त हो गया। ये 14 और ये 14 दोनों से समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, दोनों से समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब मान लीजिए ये इतना हो गया, तो उसके बाद जो है कि वो कितना खर्च करेगा, कितना खर्च करेगा। अगर आपसे इस सवाल में ये पूछा जाता है कि वो कितना खर्च करेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आप संतुलन का बिंदु ढूंढें, इसमें से संतुलन के बिंदु एक से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि मान लिया हमने संतुलन बिंदु ये है, ये 14 14 वाला संतुलन बिंदु है। इस 14 14 संतुलन बिंदु पर वो उपभोक्ता कितना खर्च करेगा। पहली वस्तु जो है इसमें जो है ना 4 इकाइयां ले रहा है, किसकी? पहली वस्तु की। दूसरी वस्तु की कितनी? 2 इकाइयां। पहली वस्तु की 4 इकाइयां, पहली वस्तु की 4 इकाइयां तो मतलब 4 दूनी 8। दूसरी वस्तु की 2 इकाइयां, 2 दिया 6, 8 और 6 बराबर 14 रुपये, बराबर 14 रुपये। अब मैंने इसको लिया ना इस तरह से, मान लीजिए सबसे पहले हमने ये कहा था वो 14 रुपये खर्च करना चाहता है। अगर ये कहते हैं हम कि वो 14 रुपये खर्च करना चाहता है, तो ये एग्जाम्पल उसके लिए, ये संतुलन का बिंदु उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 16 16 वाला लेंगे तो ये 14 का आंकड़ा हमारा फिट बैठेगा नहीं। समझ में आ रही बात? ये हो गई इसकी उपभोक्ता के संतुलन की बात। उदासीनता वक्र हमने देख लिया था। उदासीनता वक्र, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, उदासीनता वक्र का चित्र द्वारा निरूपण, बजट रेखा की बात हमने कर ली थी, है ना? बजट रेखा की याद है ना? बजट रेखा की बात की थी हमने कल। बजट रेखा, या जिसको हमने कहा था कीमत रेखा, यानी बजट रेखा या कीमत रेखा एक तरह से मैक्सिमम वो लाइन है जिसपे कोई भी उपभोक्ता खर्च कर सकता है, कोई भी उपभोक्ता खर्च कर सकता है। बता दिया था हालांकि हमने, ये मान लीजिए ये आपकी बजट रेखा थी, इस पे जो भी संयोग बनेंगे ए बी सी डी, ये सारे संयोग जो है वो उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। अब मान लीजिए उसकी आय जितनी भी है और वो कोई भी एक संयोग बी है, बी पर जो है वो एक्स की एक मात्रा खरीदेगा, बी की जो भी है दूसरे वाई की जितनी मात्रा खरीदेगा, अगर उसकी आय के बराबर आ जाएगा, इन दोनों पे किया गया खर्चा उसकी आय के बराबर है, तो कहां पर स्थिर होगा? ये आपकी बजट रेखा के ऊपर वो उपभोक्ता जो है स्थित होगा। लेकिन मान लीजिए दो वस्तुओं पर किया गया खर्च, दो वस्तुओं की लागत मान लीजिए या व्यय किया गया, वो उसकी आय से ज्यादा चला जाएगा,
वो उसकी आय से ज़्यादा चला जाएगा तो वो बजट लाइन से बाहर आएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी में नहीं है। और इनको कहते हैं अप्राप्य संयोग। कहने का मतलब, मान लीजिए दो वस्तुएं उसने चुन ली और दो वस्तुओं पर खर्चा हो गया उसका 5,000 रुपया। कितना हो गया? 5,000 रुपया। और उसकी जेब में थे 4,000 रुपये। जेब में थे कितने? 4,000 रुपये। तो ऐसे जो संयोग हैं वो बजट रेखा से बाहर होंगे और इनको कहते हैं अप्राप्य संयोग। और मान लीजिए दो वस्तुएं उसने चूज की और उस पर खर्चा होना है 3,000 रुपये और उसकी जेब में है 4,000 रुपये, यानी वो 4,000 का भी खरीद सकता है, लेकिन उसने दो वस्तुएं जो चूज की हैं उस पर कितना खर्चा हो रहा? 3,000 रुपये। तो वो 3,000 रुपये इसके अंदर होंगे। ये सारे प्राप्य संयोग हैं, लेकिन संतुष्टि उसको यहाँ पे होगी, इनके ऊपर खर्च करेगा वो। ये बजट रेखा की महत्वपूर्ण बात जो है वो हमने देख ली थी। बीजीय व्यक्ति की बात हमने कर ली थी। बजट रेखा के ढाल या बजट रेखा की प्रवणता की बात हमने कर ली थी। बस। मांग का सिद्धांत आएगा, वो एक नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उसको पूरा करेंगे, तब टाइम लगेगा, उसमें पूरा पीरियड लेना पड़ेगा। कुछ एक प्रश्न की बात करते हैं। कुल उपयोगिता कब घटना प्रारंभ होती है? प्रश्न आया, कुल उपयोगिता कब घटना प्रारंभ होती है? कुल उपयोगिता कब घटना प्रारंभ होती है? देखिए, कुल उपयोगिता वक्र जो है वो हमने इस तरह से देखा था ना, ये यहाँ पे अधिकतम हो जाता, और सीमांत उपयोगिता का जो वक्र देखा था हमने वो इस तरह से चल रहा था ना। कहने का मतलब, सीमांत उपयोगिता जहां पे जीरो थी वहां पे कुल उपयोगिता कितनी? अधिकतम। ये प्रश्न बनता है कुल उपयोगिता कब घटना प्रारंभ होती है, तो इसमें पहला एग्जाम ऑप्शन दे रखा है, सीमांत उपयोगिता के धनात्मक होने पर, यानी एमयू के धनात्मक होने पर। एमयू का धनात्मक होने पर, यहाँ पे एमयू धनात्मक है तो यहाँ पे कुल उपयोगिता घट रही है क्या? नहीं, यहाँ तो बढ़ रही है। दूसरा ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर। सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर, देखिए सीमांत उपयोगिता यहाँ पे ऋणात्मक हो रही है और यहाँ पे आपकी कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती थी। ऑप्शन सही है। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर तो अधिकतम होती है और सीमांत संतुष्टि के बिंदु पर नहीं, ये चीजें। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर अगला प्रश्न है, जब mu बराबर जीरो हो तब इसमें ऑप्शन ये कहते हैं कुल उपयोगिता। पहला ऑप्शन है टीयू घटने लग जाती है। दूसरा ऑप्शन है बढ़ने लग जाती है। तीसरा ऑप्शन है अधिकतम होती है। चौथा ऑप्शन है न्यूनतम होती है। mu बराबर जीरो, यहाँ पे mu जीरो है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य है, mu से तात्पर्य है, ऑप्शन में दे रखे हैं आपका कुल जमा औसत उपयोगिता से, नहीं। दूसरा है कुल घटी औसत उपयोगिता से, नहीं। कुल उपयोगिता की कुल इकाइयों की मांग से, नहीं। कुल उपयोगिता में अतिरिक्त वृद्धि से। कुल उपयोगिता में अतिरिक्त वृद्धि, यानी किसी भी चीज का उपभोग बढ़ाएंगे, एक इकाई बढ़ाएंगे, तब कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुल उपयोगिता वक्र जब गिरता है तो सीमांत उपयोगिता वक्र का ढाल। सीमांत कुल उपयोगिता वक्र जब गिरता है, कुल उपयोगिता वक्र जब गिरता है यहाँ पे, तब सीमांत उपयोगिता वक्र का ढाल कैसा होता है? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? सीमांत उपयोगिता का ढाल तो वैसे ही ऋणात्मक होता है। यहाँ पे ढाल का तो चाहे वो कैसा भी हो, यहाँ से भी ऋणात्मक है ढाल।
यहाँ माइनस में चली जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन ढाल जो है वो घटता ही जाता है, हमेशा ऋणात्मक ही होता है इसका। तो हर कंडीशन में इसका ढाल जो है वो ऋणात्मक होगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपयोगिता के भाव को मानता, एक प्रश्न है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या समसीमांत संतुलन की बात करें, उपयोगिता के भाव को मानता है। उपयोगिता के भाव को मानता है। कैसा? कि उपयोगिता गणनावाचक है। दूसरी बात, उपयोगिता क्रमवाचक है। तीसरी बात, ए व बी दोनों ऑप्शन सही हैं। और चौथी बात, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन? सोच के बताओ। देखिए, जब हमने इनकी मान्यताएं कही थी तब एक जगह आप रिवर्स करके देखिएगा, एक जगह कहा था, हमने माना था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापा जा सकता है यूटिल्स के रूप में या मुद्रा के रूप में, और जब मापेंगे तो गणनावाचक होता है, क्रमवाचक में मापा नहीं जाता। ठीक है। और एक जो उदासीनता वक्र है ना, उदासीनता वक्र का प्रयोग, उदासीनता वक्र का प्रयोग, तटस्थता वक्र का प्रयोग, अनधिमान वक्र का प्रयोग, इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग एजवर्थ ने किया था। एजवर्थ नाम याद रख लेना, एजवर्थ ने 1881 में किया था। ठीक है। अब एक प्रश्न बनता है, तटस्थता वक्र के सभी बिंदुओं पर संतुष्टि समान होती है, असमान होती है, घटती भी होती है, बढ़ती भी रहती है। अब उदासीनता वक्र है, न्यूट्रल है, इसका मतलब उसके सभी बिंदुओं पर संतुष्टि जो है वो समान होती है। गौशेन का प्रथम नियम कौन सा है? गौशेन का प्रथम नियम कौन सा है? इसने बताया मांग का नियम? नहीं। इसने बताया मांग की लोच? नहीं। इसने कहा समसीमांत उपयोगिता नियम? नहीं, क्योंकि समसीमांत उपयोगिता नियम तो हमने उपभोक्ता के संतुलन को कहा था ना। तो फिर कौन सा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। एक छोटा सा प्रश्न और देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता या एमयू का मान कैसे निकालते हैं। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू, दूसरा ऑप्शन डेल्टा एम यू बटा डेल्टा क्यू, तीसरा ऑप्शन डेल्टा टी यू, सॉरी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी यू, और चौथा ऑप्शन दे रखा है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एम। सीमांत उपयोगिता का मान निकालना है हमको, सीधी सी बात है, इसमें अनावश्यक सीमांत उपयोगिता दे ही रखी है डेल्टा। ये तो सीमांत उपयोगिता में अंतर हो गया, ये भी सीमांत उपयोगिता में अंतर हो गया। जब इस उत्तर को करेंगे तो दो को तो पहले ही हटा देंगे कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, या तो ये होगा या ये होगा। कैसे करेंगे सीमांत उपयोगिता? सीमांत उपयोगिता का मतलब किसी वस्तु के उपभोग में, किसी वस्तु के उपभोग में अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है वो सीमांत उपयोगिता है। तो उपभोग में बढ़ाएंगे तब इसमें बढ़ेगा, तो जिसको स्टार्ट करते हैं उसको नीचे लिया, डेल्टा क्यू। यानी ये ऑप्शन जो है वो आपका सही है। यानी इसमें ये कंडीशन तब आती है जब आपके जो एग्जांपल में हमने एक एक नहीं बढ़ा के दो चार पाँच छः, दो चार छः आठ इस तरह से करेंगे, तब दोनों का डिफरेंस निकाल के करेंगे। और एक एक निकाल के करते हैं ना, तब तो ये कर लेते हैं एम यू एन, सॉरी टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। बस
कल जो है मांग का नियम पढ़ेंगे, इसके कुछ एक प्रश्न और पढ़ेंगे। उपयोगिता किसे कहते हैं? बाकी देखते हैं, समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। नमस्कार बच्चों, स्वागत आज की क्लास में। कल नमस्कार बच्चों, स्वागत आज की क्लास में। नमस्कार। नमस्कार।